हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज हमारा क्लास 12th का है सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर देश के अंदर जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई 1947 के बाद में, तो कौन कौन सी देश को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो गैस ये चैप्टर के अंदर ये जो सारे चैप्टर है इसके मेन मेन इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। इससे आपको पेपर के लिए लर्न करने में बहुत आसानी होगी और इसी में से गैस क्वेश्चंस आएंगे जो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले जो चुनौतियां हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो इसके अंदर पहली जो चुनौती सबसे है वो कौन सी थी? देश को एकता के सूत्र में बांधना। क्वेश्चन आता है देश की एकता सूत्र में बांधने से आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब यह है जैसे भारत देश के अंदर कई धर्म के लोग निवास करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में आपस में कैसे अंतर संबंध बनाया जाए, ठीक है, कैसे लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, कैसे लोग तालमेल बना के आपस में रह सकते हैं। तो गाइस इसका ये मतलब होता है तो देश को एकता के सूत्र में बांधना कि सभी धर्मों को एक साथ जोड़ के रखना, कि सभी धर्म के लोग एक साथ कैसे रह सकें। गाइस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि एक जहां पर धर्म अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं उनको आपस में समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जैसे हमारे जो पॉलिसी मेकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान दिया कि कैसे देश को एकता सूत्र में बांधा जा सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या देश के लिए थी ये। और दूसरी समस्या क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करना। जैसे भारत देश के अंदर पहले कई सारी शासन व्यवस्थाएं जो है वो राज कर चुकी हैं। उनमें से हम देखते हैं जैसे इससे पहले कॉलोनियल पीरियड था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और उससे पहले प्री कॉलोनियल पीरियड पूर्व औपनिवेशिक काल के अंदर मुगलों का शासन, और उससे पहले डच, फ्रांसीसी, कई सारे इस तरह से बाहरी जो शक्तियां हैं वो आकर के यहाँ पर वो अपना वो निवास कर चुकी हैं। तो गैस इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर देश के सामने क्या है बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें जो समस्याएं थी तो ये है लोकतंत्र स्थापित करना, कि कैसे लोकतंत्र यहाँ पे कायम किया जा सकता है, कि अन्य शासन। देखो पहली बार हमारा देश लोकतंत्र का स्वाद चखने जा रहा था। वो क्या है कि जैसे लोकतंत्र के माध्यम से क्या है कि जहां पे जनता के लिए जनता का जो शासन व्यवस्था होती है और जनता के लिए ही जनता के लिए होती है और जनता चलाती है उसको। इससे पहले कभी उन्होंने देखा भी नहीं था कि ये व्यवस्था होती क्या है, और पहली बार 47 के बाद में हमारे सामने ये सभी चीजें आई थी। और तीसरी समस्या क्या थी देश के लिए आजादी के बाद? सभी वर्गों का समान विकास करना, कि जितने भी वर्ग रह रहे हैं उन वर्गों का समान विकास कैसे किया जा सकता है। तो गाइस तीसरी समस्या थी। और चौथी समस्या गाइस ये थी कि यहां पर जो लोग तो आपस में रह रहे हैं और सभी वर्गों का कैसे हम समान विकास ये कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ये देखने वाली हैं। ठीक है, तो गाइज ये सही पहला ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है पेपर के अंदर, ये चीज आपको देखना है। और दूसरा है ये द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ये होता है, द्वि इसके नाम से पता लग रहा है, द्वि मीन्स दो होता है। दो राष्ट्र मतलब क्या? भारत और पाकिस्तान। जैसे भारत में से ही एक आजाद अपने आप को कहता है, अपने आप को मानता है, वो एक अलग कल्पना करता है वो, ठीक है, उसकी हाइपोथेसिस ये होती है, वो कहता है कि हमारा पाकिस्तान है, वो हम स्वतंत्र हैं। तो वो क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत में भारत और पाकिस्तान का आजाद होना, यह है द्विराष्ट्र सिद्धांत। कि 47 के बाद में 15 अगस्त सन 1947 जैसे हमारा देश आजाद हुआ वैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ? पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान ने क्या मांग रखी थी भारत के सामने? बोला था कि हमारा सीमा, एक भौगोलिक क्षेत्र हमारा जो है वो हमारा बहुत कम है, इसलिए जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे उसके ऊपर हमारा अपना कब्जा होगा। तो जिसमें से एक दूसरा कौन सा देश था? वो बांग्लादेश था। ठीक है, वो था, उसको उस टाइम पे क्या कहा गया था? वो पूर्वी पाकिस्तान था। और जो वास्तविक आज का पाकिस्तान है उसे कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। मतलब कि पाकिस्तान का दो भागों में बटा हुआ था, एक था पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब क्या है? वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो है, और पश्चिमी पाकिस्तान गाइस, ये पूर्वी और पश्चिमी, ये पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब ये हो गया। दूसरा कौन सा? जो बांग्लादेश था ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इन दोनों के ऊपर अपना प्रभाव क्षेत्र जमाने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान अपना जबरदस्ती हुकूमत थोपना चाहता था, जबकि दोनों का ही देखा जाए तो एक
उनका जो भाषा है वो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर बांग्ला बोली जाती है, वहाँ पर उर्दू भाषा है। तो पूरी पाकिस्तान सोच रहा था कि यहाँ पर भी हम क्या करें कि अपना जो भाषा है वो यहाँ पर हम फोर्स करें, इसलिए यहाँ के लोगों ने उसको मानने से मना कर दिया। और जिसके अंदर क्या है कि भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है यहाँ पर ये पश्चिमी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। गाइस थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो कौन सा है, वो बांग्लादेश है। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो क्या है, वो वर्तमान का पाकिस्तान है। ठीक है गाइस, तो इस बात को ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। फिर उसके बाद आता है विभाजन का परिणाम। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। देखो दोस्तों, यहां पर क्या है कि विभाजन जैसे कि सामान्य तौर पर भी आप देखोगे तो घर के अंदर भी अगर जनरली बंटवारा होता है तो भाई भाई का सर फोड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी हुआ था कि यहां पर बहुत बड़ी हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं और भी कई प्रकार की जो अमानवीय प्रवृत्ति यहां पर लोगों के मन के अंदर उमड़ आई थी। और उन लोगों ने जितना उनसे हो सका उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश लगा करके यहां पर भारत के लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को मारा, मतलब हिंदू लोगों ने मुसलमानों को मारा और मुस्लिमों ने कईयों ने क्या किया कि हिंदू की गर्दन को काटा। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें एक उस टाइम पे सामान्य हो गई थी उस टाइम विभाजन दौरान। ठीक है, जिसने आजादी के लिए दोनों ने साथ सहयोग किया, लेकिन जैसे देश का बंटवारा हुआ वैसे ही दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। ठीक है, तो उसके बाद है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान गाइस मैंने बता दिया। पूर्वी पाकिस्तान जो है कौन सा है, वो बांग्लादेश है। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो कौन सा है, वर्तमान का पाकिस्तान। ठीक है, ये और यहां पर क्या है कि जैसे कि एक चीज और बताता हूं, यहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान है, ठीक है, मैं जो बांग्लादेश, यहां पर क्या किया था पश्चिमी पाकिस्तान ने, वहां पर धर्म गुरुओं का शासन था। एक उर्दू वहां पर एम्फेसाइज तो किया जा रहा था, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था उर्दू अपनाने का, लेकिन क्या किया गया वहां पर कि वहां धार्मिक गुरुओं का भी शासन था। वहां पर ज्यादातर जो पार्टी के अंदर जो हस्तांतरण होता है और जो पार्टियां अपने जो कोई भी कदम उठाती है तो वो क्या होता है, धर्म गुरुओं के ही रोक टोक या उन्हीं की वजह से वहां पर सत्ता का निर्धारण किया जाता था उस टाइम पर। ठीक है, ये था। और उसके बाद है शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी का मतलब ये हो गया रिफ्यूजी। जितने भी लोग विभाजन के दौरान पाकिस्तान से यहां पर इंडिया आ रहे थे, यहां पर बसने के लिए आ रहे थे, तो यहां के सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहां पर कैसे लोगों को बसाया जाए। ठीक है, यह भी एक बहुत बिगेस्ट एक चैलेंज था ये यहां देश के लिए, भारत के लिए, कि वहां पर लोग कैसे बसाया जाए, क्योंकि नया नया तो खुद देश हमारा आजाद हुआ है और उसके बाद शरणार्थियों को कैसे बसाया जाए वहां पर। तो आपस में आकर उस टाइम पे क्या हुआ था कि आकर के लोग टेंट वगैरह लगा करके बाहर वो सब रह रहे थे। फिर उसके बाद कश्मीर समस्या जैसे ही देश आजाद हुआ हमारा, वैसे ही क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सोचा ये कश्मीर हमारा भाग है। कश्मीर के ऊपर पूरी तरह से अपना वो ये सोचने का हमारा ही डोमिनेंट है, हमारा ही प्रभुत्व वहां पे कायम है कि पाकिस्तान ये कश्मीर हमारा ही है। वो आज भी दावा करता है, 370 हटने के बावजूद भी आज भी ये कहता है इसी बात को कि हमारा ही वो कश्मीर है। इसलिए पिछले टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे आतंकवादी जैसी गतिविधियां का अंजाम उसने दिया हुआ पाकिस्तान ने। ठीक है गाइस, तो कश्मीर समस्या सबसे बड़ी एक उसके पाकिस्तान के लिए वो सोच रहा था कि हम इसको ले लें, लेकिन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस गाइस को हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तब बताता हूं पूरा क्या है मामला। फिर उसके बाद है रजवाड़ों की समस्या। जैसे ही गाइज क्या हुआ कि जब यहां पर ब्रिटिश हुकूमत आई थी हमारे देश में, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रिटिश के बाद में फिर ये उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके हमें आज़ादी की तरफ रिलीज किया और हम उसके बाद क्या हुआ, आज़ाद हुए। लेकिन उससे टाइम पर क्या हुआ कि भारत के अंदर कुल मिलाकर 565 वहां पर रजवाड़े थे। जो प्रेसिडेंसी थी जितनी भी थी, कितनी थी, वो 565। तो जब देश आजाद हुआ तो एक गलती कर दी उन लोगों ने, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार ने वो ये गलती कर दी कि रजवाड़ों को ही आजादी दे दी। बोला कि काम करो, तुम्हें पूरी छूट दी जा रही, चाहे तुम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ और चाहे तुम जाकर के पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। ठीक है, पूरी छूट दे दी गई। तो इसमें जो सीधे सुलझे रजवाड़े थे वो तो चलो भारत के अंदर शामिल हो गए, लेकिन जिनका थोड़ा सा एक कनेक्शन, थोड़ा सा एक दूसरे धर्म के साथ था, वो मुस्लिम धर्म के साथ था, उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को कहां सोचा, मुनासिब समझा कि हम जाकर के पाकिस्तान में शामिल होंगे।
तो इस पाकिस्तान के लिए शामिल होने की उनकी प्रवृत्ति थी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया कि खुली तरह से कि हाँ हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा हम आजाद रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको कह दिया था या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर अपना स्वतंत्र ही तुम राज्य तक भी गठन कर सकते हो, ये भी कहा गया था उसमें। ठीक है, तो उसमें से 565 रजवाड़ों में से 561 रजवाड़े तो भारत में शामिल हो गए, और उसमें से क्या हुआ, 4 रजवाड़े जो थे वो शामिल नहीं हुए। वो कौन कौन से थे, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये सारा वो शामिल नहीं हो पाया था उसमें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, इस तरह से फिर क्या हुआ, जो 4 रजवाड़े थे अब ये क्या है, देश के लिए संकट खड़ा करने वाली समस्याएं पैदा करने लगे देश के अंदर। आजाद तो हो गए, अपने आप को स्वतंत्र भी कर दिया इन्होंने, लेकिन क्या वो आंतरिक तौर पर पाकिस्तान की के साथ में मिलकर के आंतरिक गतिविधियों को अंजाम देने लगे, कि जैसे कि भारत की कुछ गुप्त जो सारी चीजें होती थी, खुफिया सारी चीजों को वो क्या करते थे, पाकिस्तान पहुंचाने लगे। तो उस टाइम जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे, वो लौह पुरुष हमारे कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन आता है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब ये एक जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये देखा कि कैसे हम यहां पर इन सभी लोगों को अब यहां पे शामिल कर सकते हैं, या तो भारत में शामिल कैसे करेंगे, क्योंकि भारत की मातृभूमि पर इनकी जमीन है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कोशिश किया कि हम पूरी तरह से इसको मिलाएंगे। तो एक इन्होंने क्या किया था उस टाइम पर, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्या था, एक विलय पत्र था, ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था, इसका मतलब ये होता है विलय पत्र, किसी भी रजवाड़ों को शामिल करना होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 560 रजवाड़े मिले भारत में, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, साइन किया। ठीक है, अब 4 रजवाड़े अगर मिलेंगे तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। इसमें पूरी तरह से ये डिक्लेयर करेंगे कि हम भारत के खिलाफ कभी भी षड्यंत्र नहीं करेंगे और भारत पूर्ण रूप से हम शामिल हो चुके हैं। तो उसी तरह हैदराबाद जो था, हैदराबाद का जो निजाम था, उसने क्या किया था कि ये सोचा कि हम आजाद रहेंगे, लेकिन क्या करता था कि वहां की जो जनता थी वो सपोर्ट क्या करती थी, भारत में मिलना चाहती थी, वो कभी उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। तो जब इसके जो निजाम था उसके खिलाफ वहां की जनता ने क्या किया, बगावत खड़ी कर दी। उन्होंने ये कहा कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर ये हैदराबाद का जो ये निजाम था ये नाराज हो गया। तो अपने जो रजाकार में से इसके जो सिपाही कहे जाते हैं, तो इसके सिपाही थे रजाकार, इसने अपने रजाकारों को भेजा और जो लोग विद्रोह कर रहे थे, इसके खिलाफ बगावत कर रहे थे, इसने उनके सिपाहियों ने क्या किया, जा करके उनका अपमान किया, बलात्कार किया, उनको मारा पीटा। ठीक है, जबरदस्ती उनके साथ किया गया, उनका अपमान किया गया। इस तरह से फिर क्या हुआ कि फिर भी तो जब ये सारी बातें जब वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, तो उन्होंने क्या किया, जनमत संग्रह करा करके यहां पर 1948 में हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया। ठीक है, अब मणिपुर जो राजा थे यहां पर, ये राजा बोधचंद्र सिंह थे, और इसी तरह से यहां पर भी क्या हुआ, 1948 के अंदर ये लोगों ने क्या किया था, जनमत ये किया, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन थोड़ी तरह से कहते कि हमारा एक अलग राज्य हो, यहाँ पर हम अलग, हमारी एक आंशाएं, हम अलग रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इसको क्या 1948 के अंदर क्या है, यहाँ पर जनमत संग्रह करा करके यहाँ पर इसको मिला लिया गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने क्या किया था कि जब उनका शासन तो था ही वहां जम्मू कश्मीर के ऊपर, लेकिन अब क्या किया गया पाकिस्तान ने कि ये चाह रहा था कश्मीर, जैसे मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कश्मीर समस्या, यहां पर यही समस्या थी, पाकिस्तान की समस्या को कश्मीर की समस्या या तो कहो, ठीक है, उनकी और कोई समस्या नहीं है। ये समस्या सबसे बड़ी है कि उनको कश्मीर की समस्या है और कोई समस्या नहीं उनकी होती है। तो जम्मू कश्मीर का लगभग आज के टाइम पर भी देखो तो लगभग मेरे हिसाब से 65,000 वर्ग मील जो जमीन है वो आज भी क्या किया है, पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये निकम्मा हमारा क्या करता है, उसने क्या किया, जमीन तक भी ले ली है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया कि जो 370 के तहत जो है इसको उस समय पर जम्मू कश्मीर को मिला तो लिया गया, लेकिन इसका अलग एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होने के लिए
और एक अलग इसकी विचारधारा होने के नाते इसको क्या किया गया, 370 के तहत इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया कि प्रमुख स्टेट है ये, इसलिए इसको दर्जा प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, 370 को वर्तमान में क्या किया, उसको ये 2019 के अंदर अपने में भारत देश में पूरी तरह से मिला लिया गया। जो पहले इतने सारे जैसे पुलवामा अटैक हुआ, आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान अंजाम दिए, तो उसके बाद ये सब होने के बाद तो मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा भारी कोई समस्या, बाकी छोटी मोटी खैर होती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अब भारत का हिस्सा बन चुका है। तो गाइस क्वेश्चन जरूर आएगा जम्मू कश्मीर का भाग, तो ये आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है, कि टोटल कितना 65,000 जो वर्ग मील जमीन है वो उसके पास है। उसी को ही क्या कहा जाता है, पीओके कहा जाता है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का एक मुख्य मकसद क्या था कि भाषा के आधार पर, जैसे हमारे यहां पर जानते हो आप, पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, ठीक है, और बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि यहां पर यह देखा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग एक होना चाहिए। देश 47 से अंदर आजाद हो गया हमारा 1947 के अंदर, लेकिन फिर क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग का इसलिए किया गया क्योंकि देखो शासन बड़े एक जो बड़ा भूभाग होता है कहीं का, जो बहुत बड़ा एक विस्तृत भूभाग होता है, वहां पर शासन व्यवस्था चलाना बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से क्या किया गया 1946 के अंदर क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और उस दौरान पर ये 56 के अंदर ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। और किस आधार पर बना था ये, भाषा के आधार पर ये 14 राज्यों को बनाया गया था, ठीक है। इतना डिटेल में बाकी नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये आंध्र आंदोलन के दौरान फिर क्या हुआ था गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट जो एक नंबर में आपका एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ये, तो ये गाइस इसको ध्यान दो ये आंध्र आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि भूख हड़ताल के दौरान जो उसके नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनकी मृत्यु हो गई थी भूख के कारण से। देख लो भूख कितना जो है, कहते हैं ना भूख का जो पता उसी को होता है जो भूखा होता है इंसान, ठीक है। और दूसरा है प्रथम चुनाव जो आयुक्त थे हमारे वो क्या थे, सुकुमार सेन थे। सुकुमार, ना कि शिव कुमार, सुकुमार है, सुकुमार सेन थे। ये ध्यान देना, पेपर में अगर आएगा तो एग्जैक्ट पर ही इसको टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। ये थे सीमांत गांधी के नाम से उनको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांतों का बंटवारा जो हुआ था, एक पंजाब का दूसरा एक बंगाल का हुआ था, जो दो प्रांतों का बंटवारा 1947 के विभाजन की सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी था, जो त्रासदी मानी जाती है वो पंजाब का और बंगाल का बंटवारा, इसी के लिए बहुत बड़ी ही मारपीट मारकाट मची हुई थी, ठीक है। तो अभी इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो अगली वीडियो में मैं भी डालता हूं। थैंक यू।